हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है, इसीलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल में बुलाया गया है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो इसके लिए आपको मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से 4 ऑप्शनों को देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, यूनान और पोलैंड के बीच, तुर्की और हंगरी के बीच, और डी में दिया गया है हंगरी और पोलैंड के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल में बुलाया गया है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सन 1829 ईस्वी में ही एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया है सन 1832 में, सन 1815 में, सन 1810 ईस्वी में, और डी में दिया गया है सन 1815 ईस्वी में। दोस्तों, चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सन 1810 ईस्वी की बात है जब कार्बोनरी संगठन हुआ था। अब यहीं पे सवाल मैट्रिक एग्जाम में कुछ बदल के पूछ लिया जाता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था या कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब मेजनी हो जाएगा, और मेजनी का संबंध किससे था तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब कार्बोनरी संगठन हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांस में जितने भी, हालांकि हिंद चीन में जितने भी क्रांति हो रही थी उससे प्रभावित होकर ये जो यूनान में भी, यूनानियों में भी स्वतंत्र होने के लिए एक जागरूकता फैल गई थी। और उस समय में यूनान जो था वो तुर्की के अंग में था, तो अतः तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, यूनान और तुर्की में युद्ध हो गया था और पूरे यूरोप में यूनान को ज़बरदस्त समर्थन मिला, जिससे क्या हुआ, तुर्की पराजित हो गया। और इस प्रकार 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 1832 ईस्वी में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये बोला गया है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। यह एक ऐसा सवाल है, हालांकि आप गेस पेपर को देखेंगे या मॉडल पेपर को देखेंगे तो सही में इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया फ्रांस, ऑप्शन बी में दिया गया ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया हंगरी, और ऑप्शन डी में दिया गया है इंग्लैंड। तो दोस्तों, बहुत सारे जगह पे इसका जो आंसर है वो कहीं पे ब्रिटेन देखने को मिलता है, कहीं पे इंग्लैंड देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत है वो ब्रिटेन से हुई थी, लेकिन चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कहाँ था तो ये इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन अगर एग्जाम के पेपर में ऐसे आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया जर्मनी देश, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो ये चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनान देश का जो एक ऐसा ज्ञान विज्ञान साहित्य जो है वो यूरोप वासियों के लिए विशेष प्रेरणादायक रहा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान। उसके बाद में अगला सवाल है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया है 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, और डी में दिया गया 1871 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1870 ईस्वी में हुई थी, और सन 1871 ईस्वी में इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था। अब यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये किन दो देशों के बीच हुई थी। अगर आपको मालूम होगा तो क्वेश्चन के इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी।
उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, मैट्रिक के एग्जाम पेपर में लगभग बहुत बार सवाल ये पूछा जा चुका है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं ने। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो बिस्मार्क हो जाएगा। चूँकि जर्मनी में रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करते हुए बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति को काफ़ी मजबूत किया था और पर्सा को सुदृढ़ करने के लिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित किया था, जिससे क्या हुआ था कि उसे सेल्सिक प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपोर्टेंट है कि जालबेरिन जो संस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो पहला ऑप्शन में दिया गया क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, और डी में दिया गया पादरी एवं सामंतों की। तो दोस्तों याद रखिएगा, हालांकि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है और यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट पेपर में इसका आंसर दिया गया है कि ये क्रांतिकारियों की संस्था थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जालबेरिन जो संस्था थी वो व्यापारियों की थी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारियों की। अगला सवाल देख लीजिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन मिलेगा लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन 3 ने, और डी में दिया गया है बिस्मार्क ने। दोस्तों याद रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला सवाल है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। आइए ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया था कि सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो आप सभी को मालूम होगा कि गैरीवाल्डी जो पेशे से था ना, ये नाविक था, यानी गैरीवाल्डी हमेशा नाव चलाने का काम किया करते थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नाविक। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है काउंट काबूल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पे नियुक्त किया था। पहला ऑप्शन सेनापति के पद पे, फ्रांस के राजदूत के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, और डी में दिया गया है गृह मंत्री के पद पे। तो हालांकि आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखे होंगे मेरा वीडियो लेक्चर में, उसमें हम बताए थे कि काउंट काबूल को विक्टर एमेनुएल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला ऑप्शन मिलेगा इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, और डी में दिया जाएगा प्रूसिया। आप सभी को एक चीज़ क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आएगा विरोध करने के लिए, तो ऑस्ट्रिया एक ऐसा खबीस मुल्क उस समय था जो हमेशा किसी न किसी मुल्क के एकीकरण में अड़चन डालते रहता था। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि ये बेचारा कहीं से भी जीतता नहीं था, हर जगह से इसको करारी हार मिलती थी। तो यहाँ पे बोला गया है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से है। तो इसी सवालों को हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर ही चुके हैं कि मेजनी का जो संबंध है वो ना ही लाल सेना से था, ना ही फिलिप हेटारिया से था, और ना ही डायट से था। क्वेश्चन का सही जवाब कार्बोनरी हो जाएगा। कार्बोनरी संगठन 1810 में हुआ था, जो मेजनी के द्वारा ये जो संगठन का संगठित किया गया था, और इसका संबंध कार्बोनरी से है। किसका संबंध, तो मेजनी का। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि वियना जो कांग्रेस है वो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ भी बोला गया है कि फ्रांस में किस शासन वंश की जो पुनर्स्थापना है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गया था। तो पहला ऑप्शन में दिया गया हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, और डी में दिया गया है जारशाही वंश। तो यहाँ पे चारों वंशों में क्वेश्चन का सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा। यानी बुर्बो वंश फ्रांस में यही एक ऐसा शासन वंश था जिसका पुनर्स्थापना जो है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला सवाल के समय 16 में बोला जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यानी इटली और जर्मनी जो मुल्क है वो अभी तत्काल के समय में कौन से महादेश के अंतर्गत माने जाते हैं, कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं।
पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो ये चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी मिल जाएगा, यानी इटली और जर्मनी जो है वो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार है। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? इसी सवाल को बहुत बार एग्जाम के पेपर में बदल बदल कर पूछ लिया जाता है कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, या फ्रांस और प्रशा का बीच युद्ध कहाँ हुआ था, या फ्रांस और प्रशा के बीच में होने वाला युद्ध किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम के पेपर में आपको ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा, प्रशा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रशा के बीच, फ्रांस और रूस के बीच। तो दोस्तों याद रखिएगा, सेडान का जो युद्ध है वो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था और यह युद्ध सेडान में हुआ था, इसीलिए इसे सेडेवा या सेडान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रशा के बीच। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पहला ऑप्शन फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का, तुर्की का। आप सभी को मालूम होगा कि हंगरी की जो राजधानी थी ना वो बुडापेस्ट थी। यहाँ के लोग मैग्यार भाषा को बोला करते थे और हंगरी पे अगर किसी का आधिपत्य था, किसी का अधिकार था, किसी का वर्चस्व था तो वो था ऑस्ट्रिया का। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि मैग्यार थी। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। और हंगरी पे किसका अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ था, उसको किसके माध्यम से कुचला गया था? तो पहला से मिला है रूस के माध्यम से, ब्रिटेन ने कुचल दिया था, ऑस्ट्रिया ने, और डी में दिया है फ्रांस ने। तो यहाँ पे चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पोलैंड में होने वाले विद्रोह को रूस ने बर्बरतापूर्वक कुचल दिया था। उसके बाद ये बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि सन 1870 में फ्रांस एवं प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, पहला में दिया गया सीडान, सीडेवा, साइडाइन और फ्रैंकफर्ट। तो दोस्तों सन 1870 में जो बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी जिसको सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और यह युद्ध सेडान में ही हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से आना तय है और हर बार पूछा जाता है। सवाल इसी में कई तरह से पूछा जाता है। बोला जाएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो बोल सकते हैं सन 1870 में हुआ था। फिर बोला जाएगा कि सेडान का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। फिर बोला जाएगा कि फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में। फ्रांस और प्रशा के बीच होने वाला युद्ध किस नाम से जाना जाता है, तो सेडावा या सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फ्रांस एवं प्रशा का जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो सन 1870 में हुआ था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का यूरोप में राष्ट्रवाद से ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।